पीएम मोदी ने रखी 13,500 करोड़ की परियोजनाओं की नींव। पीएम ने हैदराबाद रायचूर के बीच रेल सेवा को दिखाई हरी झंडी। स्वच्छता अभियान के तहत पीएम मोदी ने किया श्रमदान। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। यूपी सरकार का सुप्रीम कोर्ट के सामने बयान। अतीक अहमद की हत्या में पुलिस की नहीं थी कोई गलती। मायावती ने किया बड़ा ऐलान। एनडीए और इंडिया से दूरी बनाएगी बसपा। मायावती अकेले लड़ेंगी लोकसभा चुनाव। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया प्रेस वार्ता। केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान करण महारा ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है वो सिर्फ एक कॉपी पेस्ट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर जोर दिया गया कि जिस कंपनी के साथ एमओयू साइन किया गया है वो पहले से ही उत्तराखंड में काम कर रही है। सवाल पूछते हुए कहा गया कि नया इन्वेस्टर कहां है ये सरकार बताए। इतना ही नहीं, आगे ये भी कहा गया कि इन्वेस्टर्स लाने के लिए राज्य के हालात बेहतर होना चाहिए जो कि वर्तमान में बदहाल है। आगे ये भी सवाल खड़ा किया गया कि 2018 के आंकड़े सरकार को बताने चाहिए कि कितनी कंपनी आई और कितनी अभी तक बंद हो चुकी हैं। के समय में जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई या जो भी उस समय कार्यक्रम चले, जो बयान राजनाथ सिंह से लेकर त्रिवेंद्र रावत ने दिए, जिस तरीके से 7 लाख लोगों को रोजगार दिए जाने के बैनर्स और होर्डिंग्स लगाए गए, धामी जी की सरकार में ये कॉपी पेस्ट हो रहा है। उसी तरीके के बयान, उसी तरीके की बातें, उसी तरीके का प्रचार धामी जी की सरकार कर रही जो टीएसआर के समय में हुआ था। और 2.5 लाख रुपए करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात करके आज 24-25 करोड़ के इन्वेस्टमेंट लाकर पीठ ठोकी जा रही है, जिसमें एक कंपनी जो पहले से ही उत्तराखंड में काम कर रही है, रोपवे इत्यादि का काम करती है, जिसका एड्रेस गाजियाबाद का है, उस कंपनी से भी 1,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात मुख्यमंत्री ने कही है, जबकि वो पहले से ही उत्तराखंड में काम कर रही है कंपनी और उसको लाभ पहुंचाने की कोशिश भी सरकार और सरकार के नुमाइंदों द्वारा पहले भी की गई, जिसके विरोध के फलस्वरूप उनका जो करार बढ़ाया जाना था उसको कर्मचारियों को, अधिकारियों को कैंसिल करना पड़ा। आज उसी कंपनी का नाम लेकर मुख्यमंत्री अपने ट्विटर हैंडल से चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं जो निश्चित ही निराशा देने वाला है। जिस कंपनी के साथ दिल्ली में करार हो सकता था, उत्तराखंड में बैठ के करार हो सकता था, जो गाजियाबाद की कंपनी है, उसको लंदन की मीट में या लंदन जाने के बाद अपनी पीठ थपथपाई जा रही है, तो निश्चित ही ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं धामी जी से और भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कहना चाहता हूँ, यहाँ डेंगू से जो लोग मर रहे हैं, माहौल ख़राब हो रहा है, पहले आप स्मार्ट सिटी को स्मार्ट सिटी बना दें, देश का कानून व्यवस्था को ठीक करें। प्रदेश में बाढ़ और सड़कों के जो हालात हैं, 25 से 30 लोग केवल और केवल चट्टान गिरने से जिस प्रदेश में मृत्यु ही हो, करंट लगने से 18 लोग मर गए हों, गौरी कुंड में 23 लोग बह के मर गए हों, क्या ऐसे में कोई कंपनी यहाँ इन्वेस्टमेंट करने आएगी? इन्वेस्ट करने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता संभाली है तब से उन्होंने स्वच्छता पर जोर दिया है और इसी को वो लगातार आगे भी बढ़ा रहे हैं। पीएम मोदी ने अपनी सरकार के आते ही गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को स्वच्छता दिवस घोषित किया है। कई लोग उनके साथ आए हैं। इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने भारत के रेसलर अंकित बायनापुरा के साथ पूरे देश को स्वच्छता का मैसेज दिया। उन्होंने अंकित के साथ मिलकर साफ सफाई की और साथ ही अंकित से उनकी फिटनेस के राज भी जाने। अंकित एक रेसलर तो है ही, साथ ही वो सोशल मीडिया पर भी काफी फेमस है। इसके कारण उनका 75 डे हार्ट चैलेंज है। नरेंद्र मोदी के आधारित ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें पीएम मोदी और अंकित साथ में है, एक पार्क में साफ सफाई कर रहे हैं। इस वीडियो में अंकित और पीएम मोदी साफ सफाई के साथ साथ फिटनेस को लेकर बातचीत करते हुए नजर आए। दिल्ली में रविवार को एक बार फिर से पुरानी पेंशन स्कीम बहाली को लेकर आवाज उठाई गई। भारी संख्या में शिक्षक और कर्मचारियों की भीड़ रामलीला ग्राउंड में इकट्ठा हुई। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले महारैली का आयोजन किया गया। पूर्वोत्तर राज्यों के लाखों शिक्षक कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर नारे लगाए।
अलग राज्यों के कर्मचारियों ने अपने अपने अंदाज में सरकार से पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। वहीं प्रदर्शन के दौरान कुछ लोग ऐसी टी शर्ट भी पहने हुए नजर आए जिस पर लिखा था, जो ओपीएस बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा। अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने पेंशन शंखनाद महारैली को संबोधित करते हुए कहा कि जब पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जा सकती है, विश्व में आज भारत आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है, तो वह अपने कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं दे सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद पार्क में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा में उपस्थित स्कूली बच्चों, महिलाओं, स्वयं सहायता समूह को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और माननीय प्रधानमंत्री के सपनों को धरातल पर उतारने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने जनता के स्वच्छ भारत अभियान के तहत शहर और गांव में 12 करोड़ इज्जत घर को बनवाकर स्वच्छता से जोड़ने के साथ देश की महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान दिया है। 2014 से शुरू हुआ स्वच्छता अभियान आज जन जन का अभियान बन चुका है। मुख्यमंत्री ने अपने लंदन दौरे के दौरान G20 में भारत आए इंग्लैंड के मंत्रियों और डेलीगेट्स से मुलाकात के अनुभव साझा करते हुए कहा कि भारत की मेजबानी में इस साल हुए G20 से उन्हें भारत को काफी नजदीकी से देखने को मिला। भारत के लगभग 200 स्थानों पर हुए इस कार्यक्रम से भारत की अनुपम सांस्कृतिक छटा के साथ ही भारत का एक नया उभरता स्वरूप भी देखने को मिला है। इस साल नवंबर और दिसंबर में जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, उनमें राजस्थान भी शामिल है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से अभी मतदान की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। इसी बीच खबर है कि जल्द ही चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा सकती है। चुनाव आयोग ने इसके संकेत दिए हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि पिछले 2 दिनों में हमने सभी राजनीतिक दलों, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दलों से मुलाकात की और केंद्र सरकार और राज्य की प्रवर्तन एजेंसियों के साथ भी चर्चा की। इसके बाद डीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर और राज्य सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की जानी चाहिए कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने जरूर आए। आपसे ये अनुरोध भी है निर्वाचन आयोग का और आपसे ये अपेक्षा भी। हमारा प्रयास है कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजन, महिलाओं, नए मतदाताओं सहित सभी मतदाता की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो एंड वी डिलीवर ए मीनिंगफुली इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट एंड इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शन। तो आपके माध्यम से पुनः अनुरोध है, धारोसा मतदान केंद्र पर आप सब friends, in last 2 days all the political parties and also had a detailed discussion with the enforcement agencies of the central government and the state government. Thereafter had a review with the DMs, SPs, IGs, DIGs, commissioners and also thereafter with the chief secretary, DGs and all the senior officers of the state government. हम आपको विस्तार से बताएंगे कि उनके साथ पॉलिटिकल पार्टीज ने हमसे क्या कहा, जो उन्होंने कहा उस पर हमारी क्या प्रतिक्रिया है और साथ ही साथ हमने कलेक्टर्स को, एसपीज को, एडमिनिस्ट्रेशन को, एजेंसीज से क्या चर्चा की, क्या उन्हें निर्देश दिए। जो पॉलिटिकल पार्टीज हमसे मिलने आई, उनकी जो हमसे अपेक्षाएं थी, पहले मैं वो आपको बता। हमसे आप, बीएसपी, बीजेपी, सीपीआईएम, इंडियन नेशनल कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रतिनिधिगण मिले। अपना विस्तार से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन भी हमें दिया। तो उनकी जो मांगों को अगर समराइज करें तो वो कहते हैं कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, पहला काम आयोग ये सुनिश्चित करे। फॉल्स एफिडेविट अगर किसी कैंडिडेट के द्वारा दिया जाए तो उस पर कार्रवाई हो। पैरामिलिट्री फोर्सेस का क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस में डिप्लॉयमेंट किया जाए। कास्ट रिलेटेड नंबर्स कुछ मीडिया में और कुछ जगह में प्रोजेक्ट किए जाते हैं जो कि अनफाउंडेड होते हैं, उन पर कार्रवाई की जाए। पोलिंग स्टेशंस का रेशनलाइजेशन या शिफ्टिंग राजनीतिक कारणों से ना हो। जो ऑफिशियल्स को ट्रांसफर किया गया है, जो 3 वर्ष की समय पूरा कर चुके हैं, उन्हें वापिस सर्कमवेंट करते हुए नियमों को उसी जगह में डेपुटेशन पे या किसी तरीके से अटैच करके इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटी ना दी जाए। जो प्रिवेंटिव एक्शन स्टेट में होता है 107, 116 का, उसको फेयरली किया जाए, ना कि उसको इम्पार्शियली किया जाए और वो पोलिंग एजेंट बनने के लिए उसको डिसेबल ना करे। स्टेट गवर्नमेंट्स या कहीं भी कोई बैकडेटेड ऑर्डर्स आफ्टर एमसीसी इशू ना हो। मायावती यूपी उत्तराखंड के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर मायावती ने उन्होंने सर समाज के जनाधार को बढ़ाने के लिए पार्टी के पदाधिकारियों के साथ चर्चा भी की। बसपा प्रमुख ने एक बार फिर पदाधिकारियों से एनडीए और इंडिया गठबंधन से दूरी बनाकर चुनाव ताकत से लड़ने की बात कही।
उन्होंने कहा, फेक न्यूज का प्रचार और प्रचार किया जा रहा है। बसपा विरोधी राजनीतिक साजिश की जा रही है, इसलिए कार्यकर्ताओं को हर स्तर पर सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। मायावती ने आगे कहा, देश में लोगों की ज्वलन समस्याएं क्या चुनावी मुद्दा बन पाएंगे अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि भाजपा और उनकी सरकार फिर से नई चुनावी रणनीति जारी कर रही है। बहुसंख्यक SC, ST और OBC समाज के लोगों का सामाजिक और आर्थिक शोषण बंद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि उसने अतीक अहमद की हत्या की जांच में कोई कसर नहीं छोड़ी है और पुलिस पर लगाए गए व्यापक आरोप झूठे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद की हत्या में पुलिस की कोई गलती नहीं है। अतीक अहमद और अशरफ को प्रयागराज के एक अस्पताल के बाहर पुलिस हिरासत के बावजूद गोली मार दी गई थी। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि 7 ऐसे एनकाउंटर की जांच की गई है जिन्हें फर्जी कहा गया। इनमें पुलिस की ओर से कोई गलती नहीं पाई गई। अतीक अहमद का मामला भी इनमें से एक है। इनमें अतीक अहमद, अशरफ, असद और जुलाई 2020 में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे की मौत से जुड़े मामले शामिल हैं। सरकार ने यह भी दोहराया कि अतीक अहमद की हत्या की जांच में कोई कसर नहीं छोड़ी है और कहा कि पुलिस पर लगाए गए आरोप गलत हैं। सरकार की ओर से कहा गया, याचिकाकर्ता ने जिन 7 मामलों को रखा है उनकी गहनता से जांच की गई है। यहाँ पुलिस की ओर से किसी तरह की गलती नहीं दिखाई देती है। याचिकाकर्ता बस अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करके सुलझाए गए मुद्दों को फिर से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने पीएम मोदी के बिलासपुर दौरे के दौरान जनसभा में की गई बातों पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसानों का धान का एक एक दाना केंद्र सरकार खरीदेगी। इस बयान के बाद से कांग्रेस में धान खरीदी को लेकर सियासी घमासान मच गया, जिस पर सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि 3 अक्टूबर को पीएम मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। उससे पहले केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों का एक एक दाना धान खरीदने का पत्र जारी करे। जमीन इसलिए दी गई थी NADC को स्टील प्लांट और उस समय हम लोग बहुत आंदोलन किए, मुआवजा मिला था, आवास हुआ था, नहीं नौकरी दी थी। इसके लिए लगातार बस्तर की जनप्रतिनिधि, बस्तर की कांग्रेस जन लगातार आंदोलन करते रहे। उसके साथ साथ जब हम लोग विपक्ष में थे तब भी हम लोगों ने पत्र लिखा कि इन लोगों को पुनर्वास किया जाए, नौकरी दिया जाए और ये भी लिखा था कि वो ना दिया जाए। और इसी के साथ साथ जब सरकार में आने के पहले अशासकीय संकल्प लाए थे विधानसभा में, सरकार में आए तो शासकीय संकल्प लाए और विधानसभा में शासकीय संकल्प। पीएम मोदी ने तेलंगाना में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इनमें कई सड़क, रेल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस संबंधी परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम मोदी ने तेलंगाना के महबूब नगर में 13,500 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने हैदराबाद रायचूर के बीच ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कई सड़क, रेल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस संबंधी परियोजनाओं की सौगात तेलंगाना को दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तेलंगाना के सत्तारूढ़ BRS सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि BRS के कमजोर शासन से थक चुके हैं लोग, साथ ही कांग्रेस को लेकर भी उनका भरोसा खत्म हो चुका है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि दोनों वंशवादी पार्टियां हैं जिनका लक्ष्य जनता की सेवा करना नहीं है। त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास कराकर हमने नवरात्र से पहले ही शक्ति पूजा के भाव को स्थापित कर दिया है। तेलंगाना में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। यहाँ उत्सव का रंग और खिल उठा है। मैं तेलंगाना के लोगों को 13,500 करोड़ रुपए की 13,500 करोड़ रुपए की योजनाएं, अलग अलग परियोजनाएं, इसके लिए
मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। ना कुटुंब सभ्युल्लारा, मुझे खुशी है आज मैंने ऐसे रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। इससे यहां के लोगों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव आए। नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर के जरिए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में आवाजाही बहुत आसान होने वाली है। इसके कारण इन तीनों राज्यों में ट्रेड, टूरिज्म और इंडस्ट्री को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। इस कॉरिडोर में कुछ महत्वपूर्ण इकोनॉमिक हब इसकी पहचान की गई है। इसमें है आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए